किसान भाइयों, हम आए दिन सुन रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो दाम हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे जो कृषि मंत्री है वो हमें बोल रहे हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके जैविक खाद या ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करिए, हमारी खेती को ऑर्गेनिक की तरफ ट्रांसफर करिए। तो इस बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने में, क्योंकि आप सभी की दिक्कत मैं जानता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं और उसी के साथ ही आपका खेती में जो उत्पादन है वो भी कम हो रहा है। तो खर्चा बढ़ रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। इस पे हमें अच्छा उपाय करने की जरूरत है। इसलिए हमें कौन से खाद हम इस्तेमाल करते हैं या उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उसकी जगह पे हमें अच्छे खाद इस्तेमाल करना जरूरी है, जिनसे हमें मुनाफा भी हो सके और हमारा खर्चा भी बच सके या फिर कम हो सके। तो आइए हम आज जानकारी लेने वाले हैं इसमें बायो फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि जैव उर्वरकों के बारे में, जिससे हम खेती के में जो खर्चा होने वाला है तो उसको कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी उपज भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, मैं अमित आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले में हम जानेंगे कि बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो किसान भाइयों, जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य हो या फसल का स्वास्थ्य हो वो अच्छा हो सके, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ सके और उपज भी बढ़ सके। उसी के साथ हमारी फसल में जो उत्पादन है उसकी मात्रा में बढ़ जाए। तो इस सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करना है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, जैव उर्वरक का इस्तेमाल करना है। इसके प्रमुख लाभ क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम देखेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है, जिससे कि आपका खर्चा कम हो सकता है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के दाम भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तीसरा है पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे कि हमारे जो एनवायरमेंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहता है। और चौथा जो है फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ाता है। हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है, जिसका हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी फायदा होता है। तो इसके बारे में आपको बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, इसमें बहुत एक ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपको जैव उर्वरक और यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनके बीच का अंतर मालूम होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और समझ लेते हैं कि हमने जैविक खादों का इस्तेमाल कर लिया है। तो इन दोनों खादों के बारे में जानना हमें जरूरी है। इसलिए हम जानेंगे कि खादों के प्रकार कौन से होते हैं। 3 तरह के खाद, प्रमुख खाद हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें लगभग सभी किसानों को डिटेल में उसके बारे में पता है। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है पहला, दूसरा नंबर का, और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं। इसके बारे में जानना भी हमें बहुत जरूरी होता है। इसकी बात हम जब करेंगे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम देखते हैं कि फार्म एड मैन्योर आता है, FYM, यानी कि हमारा फार्म एड मैन्योर, जिसका हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसी को बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं। लगभग हम इसकी बात करें पर एकड़ के हिसाब से तो 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, 8 टन, इसके बीच इसका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं पर एकड़ के लिए। तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इन्हें बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। या फिर वही खादें, कंपोस्ट खाद भी इसमें आती है, जिनको हम सड़ा कर हमें तैयार करते हैं, या फिर कंपोज करके, डिकम्पोज करके हम उनको बनाते हैं। फसलों के अवशेष हो या फिर गोबर हो, जानवरों से मिला हुआ वेस्ट हो, उनका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, वो आते हैं हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की रेंज में। इसी के साथ ही कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की रेंज में आते हैं। ये कौन से होते हैं? जो ऑयल सीड्स केक्स होते हैं, यानी कि नीम की खली होती है, सरसों की खली होती है, कपास की बीजों की खली होती है, तो उनका इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं। या फिर बोन मील होता है, ये भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, जिससे कि हमारी खेती को फायदा हो सकता है। उनका इस्तेमाल करना भी हमारी खेती में बहुत जरूरी है और इनकी मात्रा भी लगभग कम लगती है, तो कम क्वांटिटी में आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें है, या फिर ग्रीन मैन्योर भी हमारा इसमें आता है, जिनको हम फ्लावरिंग स्टेज तक बढ़ाते हैं इन फसलों को, और फिर उनको फ्लावरिंग आने के बाद ही जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि वहां का ऑर्गेनिक कार्बन जो है या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ सके और हमारी मिट्टी को फायदा हो। तो ये सभी जो आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं, ना कि बायो फर्टिलाइजर्स में। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसको इस्तेमाल पूरा बंद कर देना चाहिए, ये जो खाद है उनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। प्रमुख जो खाद है उसी के साथ में आपका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और उसका
इस्तेमाल भी करना जो फायदेमंद होगा। बायो फर्टिलाइजर्स जब हम देख रहे हैं तो 3 तरह के बायो फर्टिलाइजर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं। पहला होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स में आता है, जैसे कि हमारा माइक्रोराइजा। सभी जानते हैं कि माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करने से फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। तो ये जो आता है जिस श्रेणी में आता है तो वो सिम्बायोटिक है। दूसरा इसी के साथ आता है जो है वो राइजोबियम, जो कि दलहनी जो फसलें उनके जड़ों की गांठों में हमें मिलता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करके रखता है। तो ये सिम्बायोटिक में आते हैं, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर्स की श्रेणी में। दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक, इसी को हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारी मिट्टी में रहते हैं। उनका फसलों से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो हमारे मिट्टी में क्या करते हैं, जो हमारे पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता बढ़ाते हैं। इसमें जो प्रमुख बैक्टीरिया आता है वो है हमारा अजोटोबैक्टर, जो कि एक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो ये किसी भी फसल में इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे जो होते हैं एसोसिएटिव बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब ये इस तरह के बैक्टीरिया होती है, बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो हमारे जड़ों के आसपास रहते हैं, यानी कि उसके राइजोस्फीयर एरिया में रहते हैं और वहां पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के 3 तरह के प्रमुख हमारे बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं। इससे के अलावा भी कई तरह के जो है इसके प्रकार है, लेकिन यही प्रमुख प्रकार है जो हमारी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले, जिसका फायदा किसानों को हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन से बायो फर्टिलाइजर्स है जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यानी कि हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। इसमें हम देखें तो क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में हम देखें या एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पे 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है या मौजूद है। तो उसका इस्तेमाल करना हमारी खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, वो उसका फिक्सेशन सॉइल में कर देते हैं और वो हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि उनकी जड़ों के में ये हम देख सकते हैं राइजोबियम की जो नोट्स है, जो जिसमें नाइट्रोजन फिक्स करके रखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं। इनमें लगभग हम देखें तो 4 तरह के जो स्पेसीज है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसमें आते हैं। 5 तरह के वैसे ब्लू ग्रीन अलगी भी इसमें आता है। राइजोबियम की हम बात करें तो ये दलहनी जो फसलें हैं हमारी, जैसे हमारे देखिए हम बात करें तो मटर है या फिर तुअर है, जो दालें हैं, सभी तरह की मूंग है, इनमें जो देखा पाई जाती है उस प्रजाति है राइजोबियम की, जो स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। तो उनका इस्तेमाल हम इन फसलों में कर सकते हैं या फिर हमें नेचुरली भी वहां पे मिल सकते हैं। तो ये आप बीज उपचार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनकी बुआई होने के बाद भी 15-20 दिनों के बाद उनका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी जो प्रजाति आती है एजोटोबैक्टर, ये हम लगभग सारी तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी सब्जियों की फसलें हुई, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये आते हैं, ये आदि सब्जियां जो होती है तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी फलों की फसलें हैं जिनमें हम देखें तो हमारा आम आता है, अनार आता है, अंगूर आता है, सभी तरह की फलों की फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इसी का करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से नाइट्रोजन फिक्स करा के हमें मिट्टी में उपलब्ध कराता है। इसी के साथ ही जो हमारे धान है या फिर दलहन है उन्हीं में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रमुख तौर की बात करें, आमतौर पर बात करें तो दलहन की फसलों में हम राइजोबियम की स्पीशीज का इस्तेमाल करेंगे। अजोटोबैक्टर हम सभी फसलों में देख सकते हैं क्योंकि एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में हमारे नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। तीसरा भी है जिसमें हम एजोस्पेरिलन की बात करें तो ये जो हमारी अनाज की फसलें हैं उनमें ज्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मोटे दाने वाले अनाज की फसलें हैं उनकी दानों की जो आकार है वो बढ़ाने में मदद करता है और उन फसलों की वृद्धि को अच्छे से बढ़ाता है। तो इसमें हम बात करें तो मक्का आता है हमारा, ज्वार आता है, बाजरा आता है, गेहूं आता है। तो इन फसलों में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी के साथ ही चौथा जो है एसिडोबैक्टर है। इस तरह की जो प्रजातियां हैं या स्पीसीज है उनका इस्तेमाल हम बात करें किस फसल में किया जाए तो ये लगभग जहां पे आपका शुगर सिंथेसिस होने वाला है तो उस फसलों में ज्यादा अच्छे से फायदा इनका होता है। जैसे कि हमारा गन्ने वाले जो किसान है उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली जो है तो एसिडोबैक्टर की स्पीसीज है, तो उनको लगभग इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो एसिडोबैक्टर का जिससे कि क्या होता है कि गन्ने की जो इंटरनोड्स का अंतर है वो भी बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि भी अच्छे से होती है और उसमें जो शुगर सिंथेसिस का काम है वो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि आपको अच्छा दाम मार्केट में मिल सकता है।
और इसी के साथ में हम ब्लू ग्रीन अलगी भी है, जिसे हम बीजी के नाम से जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। जैसे हमारा धान है, यानी कि चावल वाली फसलों में जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, उस तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ पे हमारे जो है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रजातियां है, जिसका इस्तेमाल हम हमारे खेती में कर सकते हैं। तो दूसरा जो आता है, तो दूसरी बात करें तो हम फास्फोरस। फास्फोरस ऐसा पोषक तत्व है जिसकी जरूरत की हम बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी फसल के लिए। जैसे जड़ों की वृद्धि हो, फूलों की वृद्धि हो, फलों की वृद्धि हो, फसल की वृद्धि हो, उसमें नई शाखाओं की वृद्धि होना हो, तो इनमें फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन फास्फोरस की बात दूसरी तौर पे देखा जाए तो इसका एक ऐसा पोषक तत्व है जो मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में फिक्स होता है, जो हमारे फसलों का अवेलेबल नहीं होता। जिस मात्रा में हम डालते हैं, लगभग हम उसमें से 20 से 30% फास्फोरस ही हमारी फसल को अवेलेबल होता है, बाकी का फिक्स हो जाता है। जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमने डाला मिट्टी में, तो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, और उसी के साथ ही हमने फास्फोरस डाला तो कैल्शियम के साथ भी फिक्स होता है। फास्फोरस हमने डाला तो हमारा जिंक के साथ फिक्स होता है और जिंक फॉस्फेट बनाता है। फास्फोरस हमने डाला तो हमारे फेरस के साथ भी फिक्स होता है और फेरिक फॉस्फेट बनाता है। फास्फोरस एल्यूमिनियम के साथ भी फिक्स होता है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाता है। तो लगभग बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ मिलकर ये बॉन्ड बनाता है और वहीं पे फिक्स हो जाता है, जिससे कि हमारी फसल इस फास्फोरस को ले नहीं पाती। तो इसके लिए हमें फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि ये अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स सिक्रेट करते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो या फिर अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। ये सिक्रेट करने से क्या होता है, इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ये पानी में घुलने वाला फास्फोरस हमें वहां पे देखने को मिलता है, जो कि मिट्टी के मॉइस्चर में, सॉइल मॉइस्चर में आता है। और जब ये सॉइल मॉइस्चर में आएगा अलग होके, तो हमारी पौधों की जड़ें आसानी से इसे ले सकती है और इसका इस्तेमाल उनकी वृद्धि के लिए कर सकती है। और इससे क्या होता है, जमीन में पड़ा हुआ फिक्स हुआ हुआ फास्फोरस भी हम फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसके फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ में फंगस की हम बात करें तो वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा के हम बारे में हम सभी जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल करने का भी बहुत फायदेमंद रहता है। हम सभी जानते हैं कि माइकोराइजा जो है जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी के साथ में वो पानी के साथ ही पानी की उपलब्धता भी पौधों के लिए बढ़ाता है, उसी के साथ ही फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाता है, जिससे कि जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। तो ये इस तरह का जो बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, आप फास्फोरस की उपलब्धता के लिए कर सकते हैं। अगले बात करें हम तो पोटैश, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसपोर्ट का। जो हमारे पौधों पे भोजन तैयार होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पौधों की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कीड़ है हमारी बीमार है उससे पौधों को बचाव करने के लिए, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी पोटैश की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी के साथ ही हमारे जो फल है, फूल है, उनको बड़ा करने में पोटैश बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो उसके लिए हम पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा हमें होता है। इसमें हम देखें तो फ्रैक्चुरिया औरंटिया है, बैसिलस ब्रूसेलोजेनेसिस है, इन जैसी स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर में। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटैश की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। इन तीनों की बात, पोषक तत्वों की बात करें तो हम बहुत अच्छा फायदा इससे हो सकता है। फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया में आप देखें तो बैसिलस की कुछ स्पीसीज आती है, जैसे बैसिलस पॉलीमिक्सा है और सुडोमोनास की स्पीसीज है, सुडोमोनास टाइटा है। इन स्पीसीज का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो पोटैश के लिए भी इन स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्चुरिया औरंटिया है और बैसिलस ब्रूसेलोजेनेसिस है। तो इस तरह के जैविक खाद है, जो आप बायो फर्टिलाइजर्स है, जैविक उर्वरक है, इनका इस्तेमाल करना हमारी खेती के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो उसी के साथ ही हम बात करें तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी होता है, जो सल्फर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। जिसमें हम बात करें तो थायोबैसिलस पेरोक्सिडेंस नाम की जो स्पीसीज है वो बहुत अच्छे से काम करती है। उसी के साथ ही जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आते हैं। बहुत सारे किसानों को नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटैश के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पता है, उनके बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पता है, लेकिन इन सभी के तरह के बायो फर्टिलाइजर भी हमारे एग्रीकल्चर में होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना उन तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, तो उसमें बैसिलस की कुछ प्रजाति आती है, जैसे बैसिलस आरेवटा है, जो जिंक अवेलेबल करने में मदद करता है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हम जिससे परिचित है, जैसे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, जैसे हम जानते हैं सभी तरह के वेस्ट डिकम्पोजर जो आते हैं उसमें जो बेनिफिशियल डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ट्राइकोडर्मा भी रहता है,
अलग तरह के कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जिसके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो खाद है उसको डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डिकम्पोज होने के बाद अच्छा फायदा हमारी खेती में हो सकता है। तो आज मैंने जो है आपको वीडियो में बहुत शॉर्ट में इसकी जानकारी दी है किसान भाइयों। यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो हमारा जो हिंदी यूट्यूब चैनल है उस पर एक सीरीज चल रही है कृषि के सूक्ष्म योद्धा, जिसके बारे में हर सोमवार को शाम 6 बजे एक वीडियो आता है और अच्छी तरह से उस प्रजाति के बारे में, उस बायो फर्टिलाइजर में पूरी तरह सविस्तर यानी कि वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है। तो ये सीरीज देखना न भूलिए और देखिए हमारी ये सीरीज कृषि के सूक्ष्म योद्धा हर सोमवार शाम 6 बजे। यदि आप खेती से रिलेटेड, फसल के रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, उसका शेड्यूल चाहिए, उसमें कुछ आने वाली जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान चाहिए, हल चाहिए, तो आप हमारा आनंद क्रॉप गुरु नाम का जो ऐप है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है उसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अपना प्लॉट रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप जैविक खेती का या बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करिए अपनी खेती में, अपनी खेती और अपनी सॉइल मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य बढ़ाइए, फसल की उपज बढ़ाइए। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।